तो आज मैं आपकी ले रही हूँ पहली क्लास। तो वेलकम टू क्लास 12 ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्लास 12 में क्या पढ़ना है, क्या है आपका सिलेबस और कैसे करनी है तैयारी। तो शुरुआत करते हैं आज की इंट्रोडक्टरी क्लास की। मैं चाहूंगी आप बोर्ड रब करने से पहले स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और अपने रजिस्टर के फ्रंट पेज पे आज लिखें जो मैं बता रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। 12th इकोनॉमिक्स। वेलकम। थोड़ा सा पेन लाइट लग रहा है मुझे। हाँ जी, देखें जरा, हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे दो बुक्स, और वो दो बुक्स कौन सी हैं? वन इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कोशिश करूंगी बड़ा बड़ा लिखूं, आपको दिखाई दे। और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक्स। मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स 40 नंबर का अभी तक, आज की डेट तक जो मेरे पास सारा फंडामेंटल है। 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स और बिल्कुल ऐसे ही 40 नंबर का इंडियन इकोनॉमिक्स। तो हमारा पेपर कितने का बना? हमारा पेपर बना 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम। जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसकी बात करें, बोर्ड एग्जाम। और 20 मार्क्स का होगा आपका प्रोजेक्ट वाइवा। प्रोजेक्ट होगा और फिर होगा उससे रिलेटेड एक्सटर्नल वाइवा, यानी दूसरे स्कूल से टीचर आएंगे और आपका वाइवा लेंगे। तो ये आपकी इस तरीके से बनेगी आपकी 12th इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स, 100 नंबर की 12th इकोनॉमिक्स बनेगी। हमें कुछ चैप्टर मैक्रो के और कुछ चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स के पढ़ने, कुछ मतलब सारे ही जो हमारा सिलेबस है। ठीक है, स्क्रीन को ले लीजिए, मैं रब कर दूंगी। आज का मेरा चैप्टर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में से, मैक्रो मतलब समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 नंबर की है, 40 मार्क्स की। और मैं यहां स्टार्ट करने जा रही हूं एक चैप्टर जिसका नाम है मनी, यानी मुद्रा। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, मनी या मुद्रा क्या होता है। तो सुने जरा ध्यान से। आप सभी लोग जब भी मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो आपको देना पड़ता है पैसा, करेंसी। ठीक है, अब आजकल करेंसी के अलग अलग रूप हो गए हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम देते हैं नोट्स, कभी कभी हम कहते हैं कि भैया पैसे नहीं है, आजकल कोविड का टाइम है, तो हम पेटीएम कर देते हैं। आपको सामने वाला तैयार है, जी पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, फोन पे कर देते हैं। और अगर कभी बड़ा अमाउंट है तो आपके पेरेंट्स चेक भी दे देते हैं, या बैंक से भी ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, या आपने देखा होगा डेबिट कार्ड का उपयोग भी करते हैं, उससे भी एटीएम कार्ड जिसे आप कहते हैं, उससे भी पेमेंट हो जाती है। ये सब क्या है? ये है मुद्रा यानी मनी के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, रूप, नॉट तरीके, डिफरेंट डिफरेंट रूप। जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है उसे आप कहते हैं प्लास्टिक मनी। ठीक है, और नोट है, कॉइन्स है, ये करेंसी की बात करते हैं, ये करेंसी होती है। और बैंक मनी जो आप गूगल पे, फोन पे, इसे आप बैंक मनी या ऑनलाइन मनी भी कहते हैं। आज हमें पढ़ना है कि मनी क्या है और मनी जब नहीं थी तो क्या सिचुएशन थी। तो सुने जरा, थोड़ी सी मदद कर देना हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक से कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग। सुने जरा, आज की डेट में आप मान लीजिए आप एक चॉकलेट बाय करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी जेब से 50 का नोट निकालते हैं, सामने वाले को पैसे देते हैं और चॉकलेट खरीद लेते हैं, या पेटीएम कर
आज से कई साल पहले, कई साल का मतलब बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, जस्ट 300-400 साल पहले, जस्ट ज्यादा पुरानी नहीं, आज से कुछ सैकड़ों साल पहले, यानी कि 300 के करीब, 300-350 साल पहले मुद्रा नहीं थी, मनी नहीं थी जो आप देखते हो। तो लोग कैसे खरीदारी करते थे? तब होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय सिस्टम। देखिए मैंने क्या बोला? बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय संस्था कह सकते हो आप, वस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली। गुड बेटा, गुड। हाँ तो बस ऐसे हेल्प करते रहना बीच बीच में। बार्टर सिस्टम इज वस्तु विनिमय प्रणाली या एक संस्था है, एक तरीका है। और ये वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम क्या है, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। और आप बहुत सारे एग्जाम्पल जानते हो, मैं अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ। आपने देखा होगा आपके घर में क्या होता है, घर में गली के अंदर रोड पर एक सिर पर टोकरा लेकर आंटी घूम रही होती है जिसमें बर्तन होते हैं, हाथ में पकड़ा होता है कपड़े की पोटली, और क्या कहती है? पुराने कपड़े दे दो, नए बर्तन ले लो। ऐसा देखा है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? यस, यू हैव सीन दिस। बिल्कुल, वो है वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु दी, दूसरी वस्तु ले ली, एक गुड दिया, दूसरी गुड ले ली। जानते हो इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं इंग्लिश में, सी इकोनॉमी। पहले यही चलती थी वस्तु विनिमय प्रणाली कि किसी को गेहूं की जरूरत है और उसके पास चावल है तो भागा जाता उसके पास, जिसके पास चावल है चावल ले लेगा और गेहूं दे देगा। और वो जो बर्तन वाली आंटी है वो क्या करती हैं? वो हमसे पुराने कपड़े ले लेती हैं और हमारे को बर्तन दे जाती हैं। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मुद्रा नहीं थी। बस ऐसे ही एक मैंने ना मूवी देखी थी, मोहनजोदारो, अगर आपने भी देखी हो, ऋतिक रोशन की मूवी थी। और मैंने देखा, यस, मैंने देखा कि वो जो है अपना कुछ शायद नील ही था या कुछ और सामान लेकर जाता था बाजार में। वहां बहुत सारे और लोग थे तो वो अपना सामान देते थे और बाकी लोग जो सामान लेकर आए हैं उससे वो अपना सामान दिया, वो उनका सामान ले लिया, कुछ बार्गेनिंग करके। दैट वॉज कॉल्ड बार्टर सिस्टम और दैट वॉज कॉल्ड वस्तु विनिमय प्रणाली। पर इसमें बड़ी दिक्कत आती थी। क्या दिक्कत आती थी वो भी बताती हूँ, लेकिन ये स्क्रीन नोट कर लीजिए आप, मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। जो वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि जो बार्टर सिस्टम था उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उस सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि उस सिस्टम की प्रॉब्लम, लक्ष्मी कह रही है सब देख रहे हैं चलिए, हाँ जी, उस सिस्टम की प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ढूंढना पड़ता था, हमें ढूंढना पड़ता था उन लोगों को जिन्हें उस चीज की जरूरत है जो चीज मेरे पास अवेलेबल है। एग्जाम्पल, मेरे पास अवेलेबल है गेहूं और मुझे चाहिए पेट दर्द की दवाई, तो मुझे भाग के जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास और डॉक्टर साहब को बोलना पड़ेगा, डॉक्टर साहब गेहूं है मेरे पास, आप प्लीज गेहूं ले लीजिए और पेट दर्द की दवाई दे दीजिए। डॉक्टर साहब कहेंगे ना, मुझे तो चाहिए चने की दाल, वो है तो दो, तब पेट दर्द की दवाई मिलेगी। सोच के देखो क्या हाल होगा उस टाइम। अब आप पता है क्या करोगे? आप ढूंढोगे उस पर्सन को जिसके पास चने की दाल है, आप अपनी गेहूं से दोगे, वो आपको चने की दाल देगा। फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को बोलोगे जी लो चने की दाल और आप पेट दर्द की दवाई। कितना मुश्किल काम है यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट है ये वाला काम। तो अब इस तरीके से जब ये प्रॉब्लम आती है, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, या हिंदी में बोलूं तो दोहरी
बोलो यार, बोलो क्या कहते हैं इसको, मेरे पास आज ना बुक नहीं है हिंदी की। डबल कोइंसिडेंस, दोहरी संभावनाओं की क्या आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके। बीच में किसी का फोन आ जाता है ना तो कट जाता है। दोहरी संभावनाओं की समस्या या, अरे यार कौन है? हाँ क्या कह रहे थे तुम? दोबारा बोल बेटा, दोबारा बोल। इच्छाओं का दोहरा संयोग, पक्का? बुक लेकर बैठा कर, गूगल में, ठीक है। चलो आप देखना, बुक में मिल जाएगा आपको एग्जैक्ट। मैं नेक्स्ट टाइम ना हिंदी मीडियम की बुक साथ रखूंगी, है नहीं मेरे पास। चलिए, दोहरी संभावनाओं की समस्या का मतलब क्या हुआ कि सिचुएशन इज व्हाट, मुझे ढूंढना पड़ेगा उस पर्सन को, जो पर्सन जो है वो इस टाइम जिसके पास चने की दाल है, मैं ढूंढूंगी, फिर अपने डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो बहुत बड़ी सिचुएशन है, बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस सिचुएशन को दूर करने के लिए ढूंढा गया क्या कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि मैं फटाफट से दे दूं और मुझे अपनी पसंद की चीज मिल जाए। तो मनी जादू, मनी की इन्वेंशन हुई, मुद्रा की जरूरत पड़ी। और भी बड़ी प्रॉब्लम आई, जैसे मान लीजिए मुद्रा नहीं है, आप बनाते हो रुई। अगर आप रुई बना रहे हो तो आपको अपने 10 साल बाद के लिए बना के रखना है, सेव करके रखना है, स्टोर करके रखना है। अब आप सोच के देखिए, क्या आप रुई स्टोर करके रख सकते हो 10 साल के लिए? आप टमाटर प्रोड्यूस कर रहे हो, वो स्टोर के रख कर सकते हो 10 साल के लिए? नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा उस केस में? आपको या 10 साल के लिए मैं कैसे सेविंग करूं? मैं तो यही प्रोड्यूस कर रही हूं, तो मैं कैसे सेविंग करूं? तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको कोई ना कोई ऐसी चीज में बदलना पड़ेगा अपने प्रोडक्शन को, अपने उत्पाद को, जो फ्यूचर में काम आ सके। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस रुई को, उस आटे, गेहूं को, उस टमाटर को, या जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसे आपको क्या करना पड़ेगा? किसी वस्तु में बदलना पड़ेगा जो फ्यूचर में सेव कर सको। जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा? कैमरा रोटेटेड है बेटा मेरा, बीच बीच में तंग मत करो, कैमरा रोटेटेड है। हाँ जी, आपको करना पड़ेगा उसको गोल्ड में, सिल्वर में कन्वर्ट। अब बड़ा मुश्किल है, 1 किलो टमाटर को लेकर जाओगे कि आज हमने ना इस महीने 1 किलो टमाटर बचाए हैं तो उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। कोई ज्वेलर नहीं देगा आपको 1 किलो टमाटर के बदले में गोल्ड। तो सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी स्टोरेज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक तो प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस की आई, दूसरी प्रॉब्लम आई प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, यानी कि संचय की समस्या, कि आप अपने प्रोडक्ट को फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, संचय की समस्या है। अब आप सोचो कि कैसे करें हम स्टोर? हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो कि हम बचा के फ्यूचर के लिए रख लें। हमने जो उत्पादन किया वो तो हम बचा नहीं सकते, जो हमने कमाई की वो तो हम बचा नहीं सकते, क्योंकि मुद्रा तो है नहीं ना, ये ध्यान रखना कि मुद्रा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमारे सिलेबस में सारी प्रॉब्लम्स है नहीं। मान लो किसी को लोन देना है तो भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, इसको भी कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट यानी ऋण देने की समस्या। एग्जाम्पल देती हूं, मान लो आपने
मुद्रा नहीं है, ये ध्यान रखना, करेंसी नहीं है, पैसा नहीं है। मान लीजिए आपने किसी को अपनी गाय उधार दे दी, ठीक है, और वो 10 साल की उधार दे दी। जब आपने उधार दी तब वो गाय जो है उसकी दूध देने की कैपेसिटी अच्छी थी, मिल्किंग कैपेसिटी अच्छी थी, वो एक दिन में 10 लीटर दूध दिया करती थी। 10 साल बाद आपने उससे वापस मांगा कि मुझे वापस दीजिए। 10 साल बाद वो गाय बूढ़ी हो गई और उसकी मिल्किंग कैपेसिटी रह गई 2 लीटर पर डे। अब आप कहेंगे ना, ये मेरी वो वाली गाय तो है नहीं, मेरी गाय तो 10 लीटर वाली थी, ये तो 2 लीटर देती है दूध। तो अब आप कहेंगे नहीं भैया, आगे से किसी को उधार नहीं देना, क्योंकि जो उधार देते हैं वो चीज तो वैसे की वैसे वापस नहीं मिलती। तो देखिए, उधार लेना देना कितना मुश्किल हुआ करता होगा जब मुद्रा नहीं थी। आज देखिए मुद्रा उधार देते हैं, आज आपने 10,000 उधार दिए, 10 साल बाद 10,000 में वापस मिल जाएंगे, ब्याज भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा साथ में। तो ये समस्याएं जो थी, इन समस्याओं ने जन्म दिया एक खास चीज को जिसका नाम था मनी या मुद्रा। थर्ड स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट ले लो। मीनिंग, बच्चों 2 मिनट रुकना, मैं एक मैसेज करके आपको वापस आती हूँ। तो जब इतनी प्रॉब्लम्स आई तो मुद्रा पैदा हुई, मनी आई। और मनी क्या है? एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच कैन बी एक्सेप्टेड as medium of exchange, as medium of exchange। मैं हिंदी में भी बताऊंगी, वो भी बताऊंगी, ब्लैक पेन यूज करती हूँ। स्टोर ऑफ वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज की जा सकती है, जिसे बचत की जा सकती है, स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि जिसे बचा के रखा जा सकता है, वो मनी है। कोई भी वस्तु, पेन क्यों नहीं चल रहा, कोई भी वस्तु जो लेन देन के लिए या संचय के लिए प्रयोग की जा सकती हो, प्रयोग, उसे कहते हैं मनी। डेफिनेशंस आपको सब मिल जाएगी बुक्स में, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूं, आपको समझा रही हूं कि किस तरीके से मनी को यूज करते हैं। मतलब मनी होती क्या है एक्चुअली, मनी क्या है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप पेमेंट के तौर पर लेन देन के लिए यूज कर सकते हो या जिसे आप बचा के रख सकते हो फ्यूचर के लिए, उसे मनी कहते हैं। और अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो मनी क्या है? मनी है करेंसी यानी कि नोट, ठीक है, या प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, या पेटीएम की अगर आप बात करते हैं तो आप उसे बैंक मनी भी कह सकते हैं। आज आप इन सब चीजों का उपयोग करते हैं एज मनी। तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ मनी। क्वेश्चन आता है मनी क्या है, तो मैंने आपको मीनिंग दिया कि मनी क्या है। एक और क्वेश्चन आता है मनी की सप्लाई क्या होती है। शांति से बैठेगा बिल्कुल, मनी की सप्लाई क्या होती है, तो देखिएगा मनी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी सप्लाई यानी मुद्रा की आपूर्ति, पूर्ति या आपूर्ति कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। हमारे हाथ में पैसा होता है, बैंकों में भी पड़ा होता है पैसा, गवर्नमेंट के पास भी पैसा होता है। तो एक देश में एक साल में कितनी मुद्रा है, घूम रही है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई।
तो किसी भी कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? हमारी कंट्री में भी मनी की सप्लाई की मुद्रा कितनी आएगी पूरी इकोनॉमी में, पूरे देश के अंदर, इसको कंट्रोल करने का जिम्मा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश के सेंट्रल बैंक के पास। हमारे देश का केंद्रीय बैंक होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मनी को कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी कंट्री में? सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक तो उसकी पोस्ट है, सारे बैंकों का बाप, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। लेकिन उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तब कुछ और नाम था, बताऊंगी बैंकिंग के चैप्टर में। आज की डेट में उसका नाम आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मनी की सप्लाई क्या है? हम कैसे नापते हैं कि देश में कितने रुपया घूम रहा है, लोगों के पास कितना रुपया है? इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 मेजर्स बनाए। मेजर्स का मतलब मापक, 4 मापक। मनी की सप्लाई को नापने के लिए 4 मापक है जिनका नाम है M1, इसको मैं लिख रही हूं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मुद्रा के मापक, मुद्रा की पूर्ति के मापक। पहला M1, दूसरा M2, देन M3, देन M4। 4 मापक है, लेकिन आपके 12th क्लास के सिलेबस में सिर्फ M1 पढ़ना है। ये चारों मापक है इंडिया में, इन चारों तरीके से नापा जाता है मुद्रा की पूर्ति को, लेकिन आपके सीबीएसई सिलेबस के पॉइंट से सिर्फ M1 पढ़ना है हमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बताती हूँ M1 क्या है। M1 मनी की सप्लाई का सबसे छोटा मेजर, सबसे नैरो मेजर कहते हैं। और M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। क्या है ये C, DD और OD? वो बताती हूँ मैं आपको, देखिएगा जरा। C का मतलब होता है करेंसी, यानी कि नोट और सिक्के। किसके पास? पब्लिक के पास, जो पब्लिक के पास पड़े, नोट और सिक्के पब्लिक के पास। माइक ऑफ कीजिए। डीडी, डिमांड डिपॉजिट्स। माइक ऑफ रखिए प्लीज, कोई माइक नहीं ऑन करेगा अपना। डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि मांग जमाएं। ये क्या है? ये है बैंक, हिंदी में लिख रही हूं, बैंक के पास जमा पब्लिक का पैसा। अब ये पब्लिक का पैसा मतलब आपको पता है अकाउंट 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के। मैं यहां बता रही हूं कौन कौन से अकाउंट होते हैं, पता है आपको? बैंक अकाउंट, बैंक में आप 3 तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हो। पहले इसको समझो। सबसे पहला सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के बाद करंट अकाउंट, और तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, FD। अब मांग जमा किसे कहते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट, सॉरी, डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा, ये किसे कहते हैं? पब्लिक यानी हमारा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा कहलाता है। कारण बताती हूँ क्यों ऐसा है, क्योंकि जब मर्जी चाहे आप अपने सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से पैसा निकलवा सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। आप एटीएम जाएं, एटीएम कार्ड डालें, आपका पैसा आ जाएगा। आप बैंक जाएं, चेक साइन करें, या एक स्लिप होती है विड्रॉल स्लिप, आप वो भरें, आप पैसा निकाल सकते हो। जब मर्जी चाहे अगर अपना पैसा बैंक से वापस निकाल सकते हैं, तो ऐसे डिपॉजिट्स को मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। FD को आप जब चाहे नहीं निकाल सकते,
तुड़वानी पड़ती है, ब्रेक करवानी पड़ती है। ऐसे होता है ना कि कोई जरूरत है अगर, तो मम्मी कहती है वो एफडी करा रखी है, उसको तुड़वानी पड़ेगी, ब्रेक करवानी पड़ेगी। तो एफडी को जब मर्जी चाहे नहीं निकलवा सकते, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप निकलवा सकते हो। पहले पैसे निकलवाओगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा आपको, इसलिए उसे मांग जमा में शामिल नहीं करते। तो मांग जमा क्या होती है? पब्लिक का बैंकों में पड़ा हुआ पैसा, कौन सा? जो सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में, याद रखना। अच्छा एक चीज और, करंट अकाउंट यानी चालू खाता, और सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता, हिंदी में याद रखना। तो चालू खाता आम पब्लिक नहीं खोलती है, ये कौन खोलता है? ये खोलता है बिजनेसमैन खोलते हैं। तो आम पब्लिक, हम जैसे लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो दोनों ही खातों में पड़ा हुआ पैसा डिमांड डिपॉजिट है। और तीसरा होता है ओडी, अदर डिपॉजिट। ऐसा करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 6 स्क्रीन है, मैं फिर ये लास्ट वाला रब कर दूंगा। अब बात आती है किसकी? अब आती है बात ओडी की। इसको कहते हैं अदर डिपॉजिट, अन्य जमाएं। अदर डिपॉजिट या अन्य जमाएं, ये क्या है? ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास, मैं दोनों मीडियम साथ साथ लेके चल रही हूं। आरबीआई के पास जमा पैसा, किसका? मेरा नहीं, आपका भी नहीं, आरबीआई से तो हम लोग डील ही नहीं कर सकते, हमारी सरकार का भी नहीं। किसका? ये ध्यान रखना, किसका पैसा? फॉरेन बैंक्स का, जो फॉरेन कंट्री के बैंक से, या वर्ल्ड बैंक का, या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस का, गवर्नमेंट का, बड़ी फॉरेन का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है, किसी फॉरेन बैंक का या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, अंतरराष्ट्रीय संस्था का, जैसे आईएमएफ होता है, वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, नाम दे रही हूं याद रखना। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस है। कुछ कुछ गूगल भी किया करो, 12वीं में आ गए हो, सब मैडम समझाएंगी तो नहीं, आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए कि मैम ने ये वर्ड बोला था, क्या था, उसके बारे में पता होना चाहिए, और फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है या फॉरेन गवर्नमेंट है या फॉरेन बैंक्स है, अगर उन्होंने हमारे सेंट्रल बैंक के पास कुछ पैसा जमा कराया है तो उसे अदर डिपॉजिट कहते हैं। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो बनता है M1, मुद्रा का मापक, मनी सप्लाई। दिस इज व्हाट? दिस इज मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा का मापक। M1 ही कहते हैं, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, आरबीआई ने नामकरण रखा है इसका, तो हम नहीं बदल सकते। तो दिस इज कॉल्ड मुद्रा का मापक। कौन सा? सबसे नैरो, नैरो मतलब सबसे छोटा मापक, क्योंकि बड़े तो और है, M2 है, M3 है, जो हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है। आप चाहें तो आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में M1 की जानकारी है जो मैंने दी आपको कि M1 कंप्लीटली क्या होता है, नोट कीजिए आप। अच्छा, अब अगर मैं बात कर रही हूं, मैंने लिखा था, ये स्क्रीन हो गया, ये है आपका फॉर्मूला मुद्रा का मापक। थोड़ी लाइट ज्यादा पड़ रही है, एक बार देखना, लाइट बंद करके देखते हैं, कुछ फर्क पड़ा? नहीं। अब देखना कुछ फर्क पड़ा? नो, अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब सही है, चलिए देखते हैं। मैं लाइट पेन कम यूज करूंगी, लाइट पेन ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, तो मैं कह रही थी M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास M1 है। अब मैंने इसमें डिमांड डिपॉजिट बताई, करेंसी बताई, या थोड़ा सा और बताती हूँ आपको, करेंसी में क्या शामिल आता है। करेंसी में आते हैं नोट्स और कॉइन्स। नोट्स कौन प्रिंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
लेकिन कॉइन्स यानी सिक्के, 1 रुपए का नोट प्लस ऑल कॉइन्स, जितने भी सिक्के हैं, जितने भी सिक्के, वो कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। कभी देखना, नोट देखोगे ना, 1 रुपए के नोट को छोड़कर नोट देखोगे, उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होंगे और ये लिखा होगा, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ₹10, 10 का नोट है, 100 का है तो ₹100, ऐसे करके। और सिक्के पे नहीं लिखा होता कुछ नहीं, सिक्के पे लिखा होता है भारत सरकार। आज मेरी क्लास खत्म होने के बाद जरूर चेक करना। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हमारे इंडिया में नोट कौन प्रिंट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सिक्के कौन बनाता है? 1 रुपए का नोट और सिक्के कौन बनाता है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसी को कहते हैं सी यानी करेंसी। और एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या? कि इट इंक्लूड्स ओनली करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ वही करेंसी आती है जो लोगों के पास है। अगर बैंक के पास, मान लो एक बैंक है, उसके पास पैसा पड़ा हुआ है अपना, वो शामिल नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। लोगों की जेब में जो पैसा पड़ा है वो शामिल होगा। डिमांड डिपॉजिट में भी लोगों का पैसा जो बैंक में पड़ा है वो शामिल होगा। मान लो आपका बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पंजाब नेशनल बैंक का पैसा पड़ा है, वो शामिल नहीं होगा डिमांड डिपॉजिट में। ये रूल बनाया हुआ है, आरबीआई ने फॉर्मूला बनाया। तो आरबीआई ने रूल बता दिया कि देखो भाई, M1 यानी मुद्रा की पूर्ति देश में कितनी है, देश में कितनी मुद्रा घूम रही है इस समय। अगर हम M1 के तरीके से जानेंगे तो उसके अंदर लोगों का पैसा जो लोगों के हाथ में है वो आएगा। आपके पास गोल्ड पड़ा है वो नहीं आएगा, याद रखना, ठीक। लोगों का पैसा जो बैंकों में पड़ा है वो आएगा। एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में जो पड़ा है वो डीडी में शामिल नहीं होगा, मांग जमा में शामिल नहीं होगा। और ओडी में तो मैंने बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेन कंट्रीज का, फॉरेन गवर्नमेंट का, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस का जो पैसा है वही आएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो ये आपकी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और आगे बात करते हैं। आप जानते हैं आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। 3 से 4 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 से 3 नंबर में एक्चुअली आपका ये चैप्टर आ सकता है। और अब आपको मैं दे रही हूँ होमवर्क, जो आपको करना है। क्या? वैसे होमवर्क आपको बुक से भी कुछ मिल सकता है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ कि आप नोट्स बनाएंगे और ये क्वेश्चन आप अपने रजिस्टर पे लिखेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मनी? पहला क्वेश्चन, मनी क्या है? मुद्रा किसे कहती है? एग्जैक्ट हिंदी तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे हम 1 मार्क की ट्रांसलेट करते जाओ। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, मुद्रा की पूर्ति का मापक बताएं। M1 बताना है आपको, डिफाइन मेजर ऑफ मनी सप्लाई। जानते हैं क्या बताना है? M1। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें M1 को पूरा एक्सप्लेन करना है। सी क्या है, डीडी क्या है, ओडी क्या है। मेरे नोट्स का भी यूज कीजिए, बुक्स जो है आपके पास उनका भी यूज कीजिए और अच्छा क्वेश्चन बनाइए। 4 नंबर के हिसाब से बनाइए, तो सबको एक्सप्लेन कीजिए, करेंसी को, डिमांड डिपॉजिट को, ओडी को, इसलिए। और एक और क्वेश्चन, मुद्रा का अवतरण क्यों हुआ? क्यों हुआ? Why money came, why money invented? ये आपको 4 नंबर में देना है। जानते हैं इसमें क्या दे रहा है?
इसमें बताना है क्या प्रॉब्लम्स आती थी जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, तो क्या प्रॉब्लम्स थी जो मैंने बताई। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज और डेफर्ड पेमेंट की बुक में देखेंगे, आपको मिलेगा, मैंने समझाया आपको। तो वो आपको 3 पॉइंट्स जरूर देने, 4 मार्क का। चलो 3 ही कर देते हैं, नहीं तो कहोगे मैडम 4 पॉइंट देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखना है, ये मैं ऊपर लिख रही हूं। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या था या क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? ये आपको 1 मार्क मिलेगा। तो ऐसे बने आपके इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन। यहां पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मनी क्या है? मैंने स्टार्टिंग में छोटा सा प्यारा सा चैप्टर कराया ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।